नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मनी मार्केट पर है, यानी मुद्रा बाजार पर। और उसमें मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि मुद्रा बाजार क्या है और मुद्रा बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उससे पूर्व मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो है दो प्रकार के बाज़ारों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें एक बाज़ार मुद्रा बाजार होता है और दूसरा बाज़ार पूंजी बाजार होता है। कारण ये है कि किसी भी व्यावसायिक संगठन को, व्यावसायिक संस्थाओं को जो है अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में अलग अलग प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग संस्थाओं का होना आवश्यक होता है और इस आधार पर जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो सही दिशा में जो है वो संचालित होती है। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो मनी मार्केट पर हम चर्चा करेंगे कि मनी मार्केट क्या है। देखिए, मुद्रा बाजार से सामान्य रूप से तात्पर्य यह है कि एक ऐसा बाजार जहां पर अल्पकालीन वित्तीय लेन देन अथवा अल्पकालीन मौद्रिक लेन देन किए जाते हैं, उसे मौद्रिक बाजार कहा जाता है या मुद्रा बाजार कहा जाता है। अगर हम रिजर्व बैंक की परिभाषा के आधार पर इसको देखें तो रिजर्व बैंक ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां पर अल्पकालीन संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है अथवा अल्पकालीन संपत्तियों का लेन देन किया जाता है। जहाँ तक अगर हम बाजार के बारे में बात करें तो अगर हम इसकी कंपोनेंट के बारे में बात करें तो इसकी कंपोनेंट क्या क्या होंगे। मुख्य रूप से इसके जो कंपोनेंट आते हैं, यानी इस निर्माण जो बाजार का होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो मुद्रा बाजार में काम करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नंबर 1 पर हमारी जो संस्था आती है वो आती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सोल अथॉरिटी टू कंट्रोल द मनी मार्केट, यानी मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने में देश के केंद्रीय बैंक हमारे भारतीय रिजर्व बैंक का जो है प्रमुख हाथ रहता है। तो रिजर्व बैंक जो है वो इसका मेन कंपोनेंट माना जाता है। नंबर 2 इसमें आता है ऑल नेशनलाइज्ड बैंक। जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है जिनका राष्ट्रीयकरण भारत सरकार द्वारा 1969 और 1980 में किया गया था, और उसके बाद जो है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 49 बनाया गया। तो 2 बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 और 1980 में, तो इस प्रकार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर जब 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उन पर पूरा नियंत्रण हमारे देश का केंद्रीय बैंक का होता है। इसलिए जितने भी हमारे व्यापारिक बैंक हैं वो सारे के सारे इस मुद्रा बाजार के मेन कंपोनेंट या इसके घटक माने जाते हैं। नंबर 3 में जो आता है वो है एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग हाउसेज। देखिए, स्वीकृति गृह, कटौती गृह, जहाँ भी उधार का क्रय विक्रय होता है वहाँ पर स्वीकृति गृह और कटौती गृह बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। स्वीकृति गृह में ऐसी संस्थाएं होती है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए बिल पर किसी अन्य व्यक्ति के ब्याह पर उस बिल पर अपनी स्वीकृति देती है। जबकि डिस्काउंटिंग हाउसेज वो होते हैं, कटौती गृह वो होते हैं जो कि डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले, यानी जो विनिमय बिल लिखा गया है उसकी मैच्योरिटी से पहले भुगतान करने का जो काम है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में स्वीकृति गृह और कटौती गृह जो है वो भी मुद्रा बाजार के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। नंबर 4 हमारा आता है ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स। जितनी भी हमारी सहकारी संस्थाएं हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जितनी भी हमारी आर्थिक प्राथमिक सहकारी साख संस्थाएं, ये सभी जो है वो हमारी मनी मार्केट के मेन कंपोनेंट माने जाते हैं, क्योंकि इन सभी संस्थाओं के द्वारा अल्पकालीन वित्तीय लेन देन किए जाते हैं। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में इन सभी संस्थाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और इन सभी पर जो रिजर्व बैंक का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है, रिजर्व बैंक द्वारा ये किया जाता है। लेकिन अगर हम इसको बात करें कि जहाँ पर मुद्रा बाजार की हम बात करते हैं तो मुद्रा बाजार एक ऐसा मार्केट जो है जो विभिन्न अर्थव्यवस्था में अपनी तरलता यानी लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं
उससे वो प्रदान करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यानी अल्पकालीन वित्तीय सहायता करने में अथवा अल्पकालीन जो है ऋण देने में इस मार्केट का या इस बाजार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो हम कुछ विशेषताएं इसकी देखेंगे। सबसे पहली जो इसकी विशेषता ये है कि मुद्रा बाजार द्विशासी बाजार होता है, जिसको हम डिक्टोनोमिक कहते हैं। द्विशासित का मतलब ये है ये बाजार दो भागों में विभक्त है, एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को संगठित मुद्रा बाजार कहते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को असंगठित मुद्रा बाजार कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट वो होता है जिस पर देश के केंद्रीय बैंक का पूर्ण नियंत्रण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम ये कहें तो ऐसा बाजार जिस पर आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण है वो संगठित मुद्रा बाजार कहलाता है। और इसके अंदर संगठित मुद्रा बाजार में कौन कौन से अंग आते हैं? सारे हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं, हमारे एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग हाउसेज अगर हैं तो वो इसके अंदर आते हैं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो है अनऑर्गेनाइज्ड, ऐसा बाजार जिस पर देश के केंद्रीय बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इसके अंदर जो आते हैं वो जितने भी लोकल मनी लेंडर्स हैं वो सारे आते हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी साहूकार महाजन के नाम से हम जो जानते हैं जमींदार हैं वो क्या करते हैं, ऊंची ब्याज दरें लेकर के बिना किसी वित्तीय अनुशासन को अडॉप्ट किए हुए ऊंची ब्याज दरें लेकर के वो पैसा देते हैं और इस प्रकार घर पे ही अपना जो है पैसा लोगों को उधार देने का कार्य करते हैं। इन पर रिजर्व बैंक का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसके अंतर्गत देसी बैंकर्स जो हैं वो भी असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार मनी मार्केट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये द्विशासी मार्केट माना जाता है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों प्रकार के बाजार जो कार्य करते हैं। नंबर 2 आता है की रोल ऑफ इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। मुद्रा बाजार में अंतर बैंक जो लेन देन होते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। अंतर बैंक लेन देन का तात्पर्य एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक के साथ में जो है लेन देन किया जाना, इसका सबसे बड़ा रोल जो है वो इसके अंतर्गत जो है किया जाता है। नंबर 3 डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ब्याज दरों में अंतर मुद्रा बाजार की तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। उसका कारण क्या है? जहाँ संगठित मुद्रा बाजार है वहां पर ब्याज दरों का जो निर्धारण है वो देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। हम अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो रिजर्व बैंक द्वारा जो ब्याज दर निर्धारित की जाती है उस ब्याज दरों को ही उन संस्थाओं को जो रिजर्व बैंक के नियंत्रण में हैं, जो मुद्रा बाजार के अंतर्गत कार्य कर रही है, उसको स्वीकार करना पड़ता है, मानना पड़ता है। यानी जो भी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की घोषणा करता है उस नीति के अनुसार ही अपने बैंकों को अपनी लोन्स एंड एडवांसेस पॉलिसी को बनाना पड़ता है। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो होते हैं वो किसी भी प्रकार का किसी वित्तीय अनुशासन या रिजर्व बैंक के किसी भी आदेश की अनुपालना नहीं करते। ऐसी स्थिति में वे ऊंची ब्याज दर जो है वो लोगों से वसूल करते हैं। तो इस प्रकार इस बाजार में संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार में अलग अलग ब्याज दर देखने को मिलती है। संगठित मुद्रा बाजार में ब्याज दर कम होती है जबकि असंगठित मुद्रा बाजार में ऊंची ब्याज दर वसूल की जाती है। नंबर 4 है लेक ऑफ द बिल मार्केट। देखिए बिल बाजार वो होता है जहाँ पर बिलों का ट्रांजैक्शन होता है। बिल बाजार वो है जिसके अंदर बिलों का लेन देन होता है, बीआर लिखे जाते हैं, स्वीकृत किए जाते हैं और उनकी डिस्काउंटिंग भी जो है की जाती है। हमारे यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में संगठित बिल बाजार का अभाव है। हालांकि 1970 में रिजर्व बैंक के द्वारा जो है बिल बाजार की स्थापना की गई है, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा सौदे जो है इस बाजार में नहीं किए जाते हैं। उसके बाद है कि विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का अभाव। देखिए जगह अगर हम बात करें कि मुद्रा बाजार के जो मेन कंपोनेंट है, जिसमें मैंने भी आपको बताया कि राष्ट्रीयकृत बैंक भी आते हैं और सहकारी बैंक भी आते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग हाउसेज का है। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार की संस्थाएं होती है जो किसी अन्य व्यक्ति के बिहाफ पर, अन्य व्यक्ति की साख के आधार पर बिलों पर स्वीकृति प्रदान करती है अथवा बिलों की कटौती करती है। लेकिन हमारे भारतीय बिल बाजार में जो है या भारतीय मुद्रा बाजार में हमारे यहाँ पर एक्सेप्टिंग हाउसेज यानी स्वीकृति गृह और कटौती गृहों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। उसके बाद है मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। हमारा जो मुद्रा बाजार है उस मुद्रा बाजार के अंतर्गत जो है सरकारी
एवं अर्ध सरकारी संस्थाओं की प्रचुरता पाई जाती है। यानी जितने भी मुद्रा बाजार जो मिलेंगे उसमें या तो सरकार का पूर्ण नियंत्रण वाली संस्थाएं शामिल होती है अथवा ऐसी संस्थाएं शामिल होती है जो पूर्ण सरकारी तो नहीं है लेकिन अर्ध सरकारी संस्थाओं के रूप में जो होती है, और उसका वर्चस्व जो है हमारे मुद्रा बाजार में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं लिमिटेड डिपेंडेंस ऑन आरबीआई। देखिए हमारा जो मुद्रा बाजार है उसमें जितनी भी वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है जो कि अल्पकालीन लेन देन में संलग्न हैं, उनका भारतीय रिजर्व बैंक पर निर्भरता बहुत कम है। कारण इसका कारण ये है कि हालांकि कहते हैं कि रिजर्व बैंक को लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है, मतलब ये है अंतिम ऋणदाता के रूप में। अगर किसी भी व्यापारिक बैंक की स्थिति खराब हो जाए तो रिजर्व बैंक एक ऑक्सीजन के रूप में काम करता है, उसे वित्तीय सहायता देकर के उसे वापस जो है अपलिफ्ट करने का, उसको उठाने का, उसको उभारने का, संकट से, वित्तीय संकट से उभारने का कार्य करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे मुद्रा बाजार की विशेषता है कि इसमें कार्यरत संस्थाएं जो है रिजर्व बैंक पर कम निर्भर रहती है। और उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पर ब्रांच सिस्टम ज़्यादा है, यानी शाखा बैंकिंग, जिसको आप ब्रांच बैंकिंग कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में भी जो है बैंकों की शाखाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्रांचेज हैं। तो एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म लोन या ऋण की कभी आवश्यकता हो जाए वित्तीय, तो वो इंटर ट्रांजेक्शन के द्वारा ऋण ले लेते हैं। इसलिए उनको अधिक मात्रा में ऋण के लिए या वित्तीय सहायता के लिए रिजर्व बैंक पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ मुद्रा बाजार पर जो रोल है, उन संस्थाओं का जो प्रभुत्व है, उन संस्थाओं पर आरबीआई का, वो कंपेरेटिवली कम रहता है। उसके बाद है लेक ऑफ क्लियरिंग हाउसेज, इसको समाशोधन गृह कहते हैं। समाशोधन गृहों का विकास कब हुआ? जब भुगतान में जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी चेक वगैरह का जब प्रादुर्भाव हुआ और चेक के माध्यम से भुगतान किए जाने लगे। अलग अलग बैंकों के चेक लिए जाते हैं, अलग अलग बैंकों के चेक लिखे जाते हैं। एक ही बैंक दो प्रकार की भूमिका निभाता है। एक चेक को कलेक्टिंग बैंक की भूमिका निभाता है, यानी चेक को संग्रहित करना, और वही बैंक पेइंग बैंक की भूमिका भी निभा सकता है। कलेक्टिंग बैंक वह बैंक होता है जो कि अपने ग्राहक द्वारा दिए गए जो चेक है, जो भी चेक उसने प्रस्तुत किया है, उसको संग्रहित करके उसमें लिखित राशि को जो है प्राप्त करके उसके खाते में जमा करने का काम करता है। और पेइंग बैंक वो होता है जिस बैंक पर भुगतान के लिए चेक लिखा जाता है। चेक एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा विनिमय साध्य अभिलेख है जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि चेक में जो धारक को अथवा जिसके नाम से वो चेक है उसे बैंक को एक आदेश है कि इसमें लिखित धनराशि का भुगतान जो है या तो उस व्यक्ति को कर दिया जाए अगर चेक रेखांकित जो है नहीं है तो, और अगर चेक रेखांकित है तो उसके खाते में जमा कर दिया जाए। हमारे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता वो है कि हमारे यहाँ पर जो है समाशोधन गृहों का अभाव है। हालांकि रिजर्व बैंक के द्वारा अलग अलग कुछ बैंकों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि ताकि चेकों का जो है समाशोधन के माध्यम से निपटारा किया जा सके, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर जो है वो समाशोधन गृह जो है पूर्ण और स्थायी रूप से हमारे यहाँ पर स्थापित नहीं है। उसके बाद लेक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड हुंडीज, प्रमाणित हुंडी। हुंडी क्या होती है? हुंडी पुराने जमाने में मौद्रिक लेन देन के रूप में, व्यापारिक लेन देन के रूप में चलती थी। जो भी हुंडी लिखी जाती है, जिस व्यक्ति के नाम से लिखी जाती है, वह किसी जो है प्रचलित जो देश होता है या क्षेत्र होता है उस क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाती है। ऐसी स्थिति में वो एक सीमित मात्रा में उसका प्रयोग किया जा सकता है। धीरे धीरे इनका प्रयोग भी हुंडी का कम हो गया है, इसलिए इस बाजार में जो कि प्रमाणित हुंडी जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रमाणित हुंडी का जो प्रचलन है कम होने से मुद्रा बाजार में प्रमाणित हुंडियों का महत्व जो है वो कम हो गया। इस प्रकार मुद्रा बाजार जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाता है। धन्यवाद।